ओके, स्टार्टिंग नाउ, है ना। यस। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स थे, एमओ डायग्राम्स थे, वो हम लोगों ने एस के लिए देखा था। आज हम पी के लिए देखेंगे, ठीक है। पी के मॉलिक्यूलर डायग्राम्स थोड़े अलग से होते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है वो हम देखते हैं। क्या हमें डायग्राम बना के देख लेते, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अच्छा नहीं, हम लोग ने एस का देखा था, नहीं हम लोग देख चुके हैं। पीपी डायग्राम का एस एस डायग्राम से देखते हैं जल्दी से। अगर एस एस ओवरलैप होता है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन किए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये आपके सामने है ना। उसी तरीके से जब पी के तुम्हारे कंबाइन करते हैं तो पी के तीन कंबाइन किए, तीन इस पी के कंबाइन किए, टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए तो आपके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो आपको याद होना चाहिए और ऑर्बिटल के नाम भी पता होने चाहिए। अगर आपको नाम नहीं पता तो भी दिक्कत है, दोनों बातें पता होनी चाहिए। ये पाई वाला होता है, ये सिग्मा वाला होता है, कौन सा ऊपर होता है कौन सा नीचे होता है। यहाँ पर देखा था हमने स्पीशी विथ 14 इलेक्ट्रॉन और लेस, उनके लिए हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। और जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर होते हैं उनके लिए ये वाला डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम और इस डायग्राम में छोटा सा अंतर है, ये फ्लिप हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल रीजन है, एक्सपेरिमेंटल रीजन की वजह से होता है, हमें नहीं सोचना। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि बस ये फ्लिप हो जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉन काउंटिंग की बात करेंगे तो हमें स्पीशी को देखना होता है, हमें उसके ऊपर का चार्ज नहीं देखना होता। तो मेरे लिए N2 माइनस के लिए जो डायग्राम बनेगा वो वही बनेगा जो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बनता है। क्यों? क्योंकि ये स्पीशी क्या है, ये N2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाद में आया है, तो मेरे लिए बाद का काम है। अभी के लिए सिर्फ N2 का डायग्राम बनाना है जो कि 14 इलेक्ट्रॉन वाला है, जिसमें ये वाला डायग्राम बनेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई, है ना। यस सर। चलो, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरा कर लिया था। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ वाले उसके डायग्राम पे जो क्वेश्चन है, लिथियम का कुछ क्वेश्चन एक कर लेते हैं। हाँ जी, आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। एमओटी डायग्राम ऑफ एमओटी डायग्राम ऑफ Li2। अगर आप Li2 का एमओटी डायग्राम बनाओगे तो Li का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s1। दूसरे लिथियम का भी क्या होगा, 1s2 2s1। तो जो तुम्हारे पास s है 1s 1s से कंबाइन करेगा। यहाँ पे दो डायग्राम बनेंगे बेटा, 1s 1s से कंबाइन करेगा और 2s 2s से कंबाइन। वैसे कंबाइन। ठीक है, तो 1s 1s से जब कंबाइन करेगा तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन। 2s वाला जब 2s से कंबाइन करेगा वापस से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कितने आएंगे, एक और दो। ठीक है, अब समझने की बात क्या है, एक से क्या हो गया। हाँ जी, जो हमारे पास है 1s2 1s2 2s1 2s1। जब आपने ये वाला डायग्राम बनाया तो इसमें अगर आप देखो इसका एमओ बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, इस पे दो क्वेश्चन आते हैं, जिसपे एक क्वेश्चन है जो पक्का लोग गड़बड़ करते हैं। मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ बच्चा गड़बड़ करता ही करता है। देखना आप, इसके बाद हम जो ट्रिक सीखने वाले वो है हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात पता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, दो दो चार। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग कितने, दो। आपका आंसर कितना आएगा, हाफ टू बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। ये तो पता चल गया कि Li2 एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो ही हम बोलते हैं कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पर अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट भी कर रही है, उसके बीच में एक बॉन्ड भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको फास्ट करना चाहो तो फास्ट करने का एक सिंपल तरीका ये आता है कि अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ ये वाले दो ले लूं और इसके एंटी बॉन्डिंग का 0 ले लूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो भी आंसर 1 आएगा। और अगर आप सोचो तो इसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मिलके ये तो 0 ही हो जाएगा। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मिलके ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसके दो इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे वो तो 0 हो गया। आई यस। बात। तो हाँ हम जी। क्या बोलते हैं यहाँ से, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बोलते हैं कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये बात हमें पहले भी पता था कि अंदर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, ये हमने इससे भी निकाल लिया
क्योंकि उनकी वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 0 आ रहा है। आई बात समझ में? इनर शेल इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। अब इससे हम ये चीज कर सकते हैं। तो अब आदत क्या हो जाती है, आदत ऐसी, मेरी भी आदत यही रहती है कि जनरली अगर आप कोई एमओटी डायग्राम बोले तो हमें क्या बनाना है, हमें सिर्फ ओनली ड्रॉ फॉर वैलेंस, ओनली ड्रॉ फॉर वैलेंस, जो बाहर का है बस उसके लिए बनाना है। तो अगर मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन का मुझे बनाना है, तो आई हैव 1s2 2s2 2p3। दूसरे नाइट्रोजन का भी मेरे पास क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। तो जो कंप्लीटली फिल्ड है उनको बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं, इसको बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है। और डायरेक्ट हम पी का बनाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, कैसे पी का बनाएंगे यार? आप ऐसे देखो, ये 3 ये 3 है ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1। ठीक। 3 में से यस 1 2 3 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अगर आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो कितना हो जाएगा, हाफ 6 माइनस 0, दिस इज गोइंग टू बी 3। और सही बात है, N2 में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ही होता है, बिल्कुल सही है। बट एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं, नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे बताओ इन N2? सोचो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर समझ में आया ना क्या बात, क्या हो रही है? कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ। ये 2 दिखे, हाँ ये 2 दिखे, ये 2 दिखे। थ्री। अब ना बच्चा 3 तुरंत बोल देता है। आपसे गलती बताए क्या हुई, पीछे एस के भी तो बनेंगे। तो जब एस के बनेंगे तो एस में जब 2s का बनाओगे तो 2 होंगे, और जब 1s का बनाओगे तो भी तो 2 और होंगे, दो और होंगे हाँ। है ना? तो ये बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर देखो तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने में इनकी जरूरत नहीं पड़ रही। पर कभी कभार बच्चे को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन बना दिया जाता है, जो कि अल्टीमेट है। बच्चा गारंटी ये बनाएगा, उसको लगेगा उसने सही किया है क्योंकि उसने सही किया है, बट वो भूल गया कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर के भी होंगे ही। वहां पर भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार देख चुका मैं। या तो क्वेश्चन में आ जाता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 आंसर आ जाता है, या तो नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो 5 आंसर आ जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आई कि क्यों ये 10 और 5 आ रहा है? यस सर। ठीक है। यस। ये N2 के लिए है। अगर N2 के बाद कोई मुझसे बोले N2 माइनस का बताओ, एंड पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, ये सब बताओ, तो पहले आपने N2 का बना लेना है। नॉर्मल जो N2 का है वो बना लिया। अगर आपने N2 का बना लिया, कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है। N2 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। कोई बॉन्ड ऑर्डर बोले तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6 माइनस 1 बराबर 5/2, दैट इज 2.5। कैन यू ड्रॉ फॉर N2 पॉजिटिव? यस। चलो ट्राई करो। ऐसे ही सोचना, पहले N2 का बनाओ। नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। करके देखो। आओ देखिए, N2 का डायग्राम अगर आप देखो तो N2 सिर्फ इतना ही यस। है। N2 माइनस बोला तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। अगर तो एक N2 इलेक्ट्रॉन साइड से मतलब यहाँ से हटाएगा। नीचे से, एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेंगे। ओके ठीक है। यही बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन, अब अगर तुम्हें यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ। 2.5 ही। 2.5 ही होगा, बिल्कुल सही बात है। हाफ इंटू 5 माइनस 0
इज 5/2, दैट इज 2.5। अच्छा, Okay. अगर स्टेबिलिटी वाइज अरेंज करना हो N2 पॉजिटिव एंड N2 माइनस को, तो क्या होना चाहिए? Stability wise. हाँ, आपको याद होगा बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जहां ज्यादा बॉन्ड होंगे वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जहां ज्यादा अट्रैक्शन होगा वहां ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3। 3 तो फिर इसमें and then N2 और N2 नेगेटिव का तो सेम ही है। हाँ, तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं? वैसे तो आपने जो बोला वही असली बात है, बट एनसीईआरटी और बाकी जो टेस्ट सीरीज है ना, उनके हिसाब से क्या आता है, आप खुद सोचो, इसमें से और इसमें से ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होना चाहिए? ये वाले को अगर आप देखोगे तो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में जाने का मतलब है रिपल्शन। ये तो गंदी बात है। तो इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन सा है? अब सोचो कि इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन सा है। इन दोनों में ज्यादा अच्छा तो N2 पॉजिटिव हो गया ना। उसके कम से कम N2 के एंटी बॉन्डिंग में तो कोई नहीं है ना। यहाँ पर तो एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग में है तो खराब है, रिपल्शन क्रिएट करेगा। इसमें एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, ये ज्यादा बेटर है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? इन दोनों में कौन सा बेटर है? ये वाला। अगर यस सर। इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग molecular orbital is more unstable। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज? यस सर। चलो जी, अब आज जल्दी से 2-3 और बनाते हैं, फिर आगे चलते, खत्म करते हैं यार, बहुत लंबा हो गया। O2, ठीक है। O2 के लिए अगर बनाना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? P4। P4 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका जो बनता है वो उल्टा बनेगा थोड़ा। देख, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो, तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन का है, बस खत्म। O2 का तुम्हारे पास है। अगर O2 कोई पूछे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, आप क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक। वाई? बिकॉज इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पर है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कोई निकालने बोले तो आप निकाल सकते हो, √n n+2, जहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो बहुत बार देख लिया अब तक फॉर्मूला, है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो आपकी बारी। आप मुझे ये बताओ कि O2 2 पॉजिटिव का कैसे बनेगा एंड O2 2 नेगेटिव का कैसे बनेगा? ओके। एंड O2 पॉजिटिव भी। चलो O2 पॉजिटिव आपके लिए होमवर्क में, O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव आपका होमवर्क है ये। ठीक है, और ये वाला आपका क्लास वर्क है। अभी ये दोनों जल्दी से करो। यस। आपका इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे आप O2 2 नेगेटिव के लिए जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ। बॉन्डिंग कितने हो गए? 6 - 4 बराबर 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। 1 तो और इसमें अगर आप ही हटा दो तो इसमें ऑल टुगेदर ये सारा ही हट जाएगा, है ना। यस सर। अगर आप O2 2 पॉजिटिव में जाते तो उसका कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 3 6 - 0 इज इक्वल टू 3। कोई डाउट? 3 नाइस। खत्म। ये दोनों होमवर्क के लिए हैं, ये भी हो ही जाएंगे। आपको समझ में आएगा कैसे करने हैं। ऑर्डर वाइज अरेंज भी कर दो जल्दी से। O2 2 पॉजिटिव एंड O2 2 नेगेटिव क्या होना चाहिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? पहले O2 पॉजिटिव एंड देन O2 एंड देन O2 नेगेटिव। वेरी गुड, ठीक है। O2 2 पॉजिटिव, O2 एंड O2 देन, एंड देन O2 नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास हो गया। MOT खत्म। एक छोटा सा की पॉइंट, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर एक चीज का होता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आपका CO का होता है, CO प्लस का, दैट इज 3.5। और इसका डायग्राम ही बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही खतरनाक सा डायग्राम है। कोर्स में नहीं है इसलिए जानने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद रखना, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आपका CO का होता है,
CO प्लस का, दैट इज 3.5, CO का होता है आपका 3। एक और ट्रिक भी है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, वैसे इतना यूज नहीं करना और अच्छे क्वेश्चन में कभी लगती नहीं है, तो बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें बहुत देर तक डायग्राम बनाना सिखाया, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन पे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है, और अगर आप 15 जाओ या 13 जाओ, दोनों पे 0.5 कम कर देना होता है। तो ये कितना हो गया 2.5, इधर भी कितना हो गया 2.5, इधर 12 गए तो कितना हो गया तुम्हारा 2, और इधर 12 के बाद उस तरफ कितना होगा 16, है ना, 16 पे भी कितना हो गया 2। आप ऐसे करके करते रहो, आ रहा है ना समझ में, आइडिया क्या है कि 0.5 यस एक सर। नंबर पे करने में 0.5 कम हो जाता है। तो एक छोटा सा ट्रिक है अगर आपको तुरंत बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो, बट हाईली एडवाइजेबल कि अगर आप बना सकते हो तो इट इज गुड टू मेक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, बहुत अच्छा होता है उससे। ओके। चलो जी, ठीक है, ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग तो समाप्त हो गया, ठीक है। अब हमें एक छोटा सा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ कुछ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आएगा, डाइपोल डाइपोल सुना होगा आपने। तो जो अभी आपने फोर्सेस पढ़ा, चलो स्टेट्स ऑफ मैटर का ही पार्ट है, तो लेट्स लेट्स टॉक अबाउट फोर्सेस थोड़ा सा। तो हमारे पास दो टाइप की फोर्सेस होती हैं केमिस्ट्री में, एक होती है बॉन्डिंग फोर्सेस, और ये बॉन्डिंग फोर्सेस क्या करती है, चीजों को जोड़ देती है पूरा अच्छे से, बिल्कुल ऐसे ना, बिल्कुल लगा के, है ना। और एक होती है नॉन बॉन्डिंग फोर्सेस। नॉन बॉन्डिंग फोर्सेस को आप इंटरैक्शन समझ सकते हो, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो बॉन्डिंग फोर्सेस है बेसिकली वो ब्लड रिलेटिव्स है, ठीक है, वो जुड़ गए बिल्कुल, ब्लड रिलेटिव्स है, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग फोर्सेस लाइक आपकी किसी से अच्छी दोस्ती है, जान पहचान है कि नहीं, तो आपका लेकिन यस। ऐसा उनके साथ वो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि नॉन बॉन्डिंग फोर्सेस स्ट्रांग नहीं हो सकते, आपकी कुछ दोस्ती होगी जो बहुत स्ट्रांग है ना, तो यस वैसी सर। होती है आपका। तो बॉन्डिंग फोर्सेस में तो प्रॉपर कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे इसमें 3 टाइप के बॉन्ड कौन से आएंगे, कोवेलेंट, एक आएगा आपका मेटालिक, मेटालिक हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा है, एंड लास्ट इज हमारा आयोनिक। ये 3 बॉन्ड आ जाते हैं, ये बॉन्डिंग फोर्सेस है, चीजें जुड़ जाएंगी, खतरनाक, पूरा चैप्टर हमने इसी बात पे पढ़ा। नॉन बॉन्डिंग फोर्सेस में क्या आते हैं हमारे, नॉन बॉन्डिंग में आपका दो टाइप, एक हम पढ़ चुके हैं दैट इज आयन डाइपोल, अब डाइपोल भी हमें पता है क्या होता है, एंड अगला है तुम्हारा वैंडर वॉल फोर्सेस, वैंडर वॉल फोर्सेस। ये सुना होगा शब्द आपने, वैंडरवॉल, बहुत है ना, वैंडरवॉल वैंडरवॉल वैंडरवॉल। तो ये जो यस। वैंडरवॉल है वो एग्जैक्टली है क्या, क्या क्या आता है उसके अंदर, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। वैंडरवॉल में आपके पास आता है डाइपोल डाइपोल, ठीक है, एंड देन आता है आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, एंड अगला आता है आपका इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल जिसको बोलते हैं लंदन फोर्सेस, ठीक है, लंदन फोर्सेस इसको बोलते हैं। आप जो पढ़ने जा रहे हो ना, वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का बेसिस है, ये बिल्कुल बेसिस है कि कभी किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, किसी का कम होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब कुछ समझने के लिए आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझना ही पड़ेगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, लेट्स से आपके पास क्या है कि अगर आप मेरे घर पे कभी आओ, तो मेरे पास घर पे ऐसे पिल्लोज है, और उन पिल्लो पे ऐसे ना एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, HOH, ठीक है, और ऐसे करके एक और ऐसे पिल्लो केस है HOH करके, एंड अगर इसमें देखो आप, यहाँ पर मैंने इनको ना सिल रखा है, इनको सिलाई कर रखा है, सिलाई प्रॉपर मैंने स्टिचिंग कर रखा है, अगर आपने इसको तोड़ने की कोशिश किया तो ये खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ये बिल्कुल। और मैंने इस तरफ ना, इस तरफ आई हैव अप्लाइड वेलक्रो, वेलक्रो समझते हो आप क्या होता है, वो जो सैंडल में चिप्पी सी देखी है आपने, जो चिप्पी सी होती है, चिप्पी यस लाइक यस। वाला है ना, ऐसे चिर से आवाज आती है उसको खोलने से, उसको वेलक्रो बोलते हैं। तो ये वेलक्रो की बात अगर तुम करो, तो वेलक्रो कब काम करता है बच्चे, वेलक्रो सिर्फ तभी काम करता है जब तुम उसको अच्छे से चिपका देते हो, हैव यू नोटिस दैट, होता है कि नहीं होता। अब वेलक्रो ऐसे नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स की तरह कि वो जाके चिपकी जा रहा है, वेलक्रो तभी काम करता है जब बहुत पास और आपने चिपका दिया होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर ये दो मॉलिक्यूल बहुत पास आ गए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस समय पे, इनको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्यों बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? सोचना, दो मॉलिक्यूल को कनेक्ट करे, जरूरी नहीं है ये इस तरफ है तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है। एंड ये बताते हैं कि कितना अच्छा इंटरेक्शन है। अब सोचो, व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग में हम क्या करते हैं कि एक मॉलिक्यूल को निकाल के दूर फेंक देते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल को निकाल के दूर फेंक देते हैं तो यहां पर पूरा डिपेंड करेगा कि दो मॉलिक्यूल कैसे कनेक्टेड है। अगर मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से कनेक्टेड है तो तुम्हें जो मेहनत लगेगी इनको तोड़ के बाहर निकालने में, वो बहुत ज्यादा निकलेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये बात होगी कि नहीं होगी, बच्चे बताओ। यस सर। है ना? तो आपके पास क्या है, ये जो है आपका, ये जो आपके पास है ये बॉन्डिंग फोर्सेस है ना? बॉन्डिंग फोर्सेस आपका केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बड़ी बातों के लिए होता है। एंड जो आपके ये वाली फोर्सेस हैं, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग फोर्सेस, ये आपका स्टेट डिटरमाइन करती है। स्टेट समझ लो कि ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। देखिए, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जितना भी पता चल सकता है, वो वो सारी बातें यहाँ से पता चलती। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास आएगा स्टेट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजों के बारे में क्या कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलें। यस सर। तो ये आपके पास एक जनरल आइडिया था इस चैप्टर का। नाउ यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। हम नॉन बॉन्डिंग फोर्सेस को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चले आगे। यस सर। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला है नॉन बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग फोर्सेस में, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बहुत सिंपल से। आपको हाइड्रेशन याद है? हाइड्रेशन के बारे में कुछ कुछ याद यस सर। है ना? तो उसमें हम पहले आयन डाइपोल की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन एंड अ डाइपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन एंड अ डाइपोल, है ना? एग्जाम्पल, NaCl dissolved in water, NaCl dissolved in water, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। कैसे? जैसे आपने Na प्लस को पानी में डाला, ये Na प्लस के आसपास ना वाटर आ जाएगा ना ऐसे हाइड्रेट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो हाइड्रेशन है, व्हाट इज दिस हाइड्रेशन? दिस इज ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आके चिपक रहे हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आके चिपक रहे हैं, देखा आपको? यस सर। है ना? ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आके चिपक रहे हैं यहाँ पर। जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आके चिपके, है ना, तो आपके पास क्या होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोल रहे हैं? आयन डाइपोल। क्या आयन डाइपोल क्लियर हुआ? एक आयन के बीच में और एक डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या है? जब भी डाइपोल बोला जाता है ना, दिस मींस पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल, यू नो व्हाट इट इज, है ना, कि जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर? ये आयन डाइपोल की बात हो गई। इससे एक लेवल ऊपर, दैट इज डाइपोल। डाइपोल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई कांट स्ट्रेस इनफ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंड आई डोंट नो कि नीट वाले क्या सोच रहे हैं, उन्होंने इसको डिलीट कर रखा है, अगर ये डिलीट होता है तो। ठीक है, आएगा तो वैसे भी, आएगा तो वैसे भी, क्योंकि हर एक चैप्टर में है। डाइपोल, डाइपोल की बात करें तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स का एक और नाम है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग परमानेंट डाइपोल्स भी बोलते हैं। परमानेंट डाइपोल्स। तो ये दोनों बातें एक ही जैसी है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आपका क्या बोला जाए, पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर परमानेंट डाइपोल्स, दोनों ही एक बात है। अब आगे,
ठीक है, चले आगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स परमानेंट डाइपोल्स, इसका एग्जांपल समझते हैं। आप देख रहे हो ना, यस सर। एग्जांपल में HCl ले लिया मैंने। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट HCl। ये आपके पास ऐसे HCl कैसे अंडा जैसा एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। अगर आप हाइड्रोजन क्लोरीन में देखो तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे निकले होंगे। क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे यस क्लोरीन, सर। ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाएंगे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव करके। उसी तरीके से अगर आप एग्जैक्टली और ऐसा ले लो, और भाई सही बात है, अगर आपने सिर्फ HCl भी लिया है तो आपके पास HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, एक नहीं ऐसे हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे आसपास। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यू कैन सी देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये बहुत पास आ जाए तो देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ही पास आ जाए तो, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। कि जो चार्जेस यहाँ डेवलप हो रहे हैं, इन डेवलप्ड चार्जेस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है, उसको ही मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइपोल डाइपोल। एंड क्यों डाइपोल डाइपोल बोल रहा हूँ, बिकॉज ये दो डाइपोल के बीच में है। क्या ये बात समझ में आया? बताओ जी, क्या डाइपोल डाइपोल समझ में आया कि डाइपोल डाइपोल होता क्या है और यस क्यों? सर। यस। है ना, चार्जेस आ गए, चार्जेस की वजह से इसको हम डाइपोल डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, यस सर। अब ना इसी में एक और चीज इंपॉर्टेंट। अगर आप डाइपोल डाइपोल देखो, यहाँ पर दो टाइप होते हैं इसके, टू टाइप्स। एक होता है आपका स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल। स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल को कहने का तरीका है आपका आइस, बेसिकली सॉलिड स्टेट की बात करें। ठीक है, ये एग्जांपल आपके पास आइस की बात करें तो आइस में जो दो मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की यहाँ पे बात करूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन, इससे ज्यादा अच्छा जो शब्द एनसीईआरटी में लिखा है, वो फोर्स और एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है, आर का डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। याद है ना आपको, ये शायद आपने किया होगा। फोर्स आपका आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है, एंड एनर्जी आपका 1/r के आसपास आता है। यस सर। 1 तो आपका अगर एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी की बात करें, इंटरैक्शन एनर्जी, तो इंटरैक्शन एनर्जी इसका होता है 1/r³। मतलब अगर आप 3 मीटर बढ़ गए तो 27 गुना कम हो जाता है, 27 टाइम्स कम हो जाएगा बहुत जल्दी। और बिल्कुल सही बात है, आप इमेजिन करना, ये वेलक्रो है, वेलक्रो आपने थोड़ा सा खोला वो खुलता चला जाता है ना। यहाँ पर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स में आपका ये रहता है, ये इकलौता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अलग है थोड़ा, आपको समझ में आएगा कैसे। फिर एक होते हैं रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स। रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब ये खुले मॉलिक्यूल से रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बेसिकली लिक्विड और गैस स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, वैसे तो लिक्विड स्टेट में ही ज्यादातर रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पर देखोगे रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स में, इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है दैट इज 1/r⁶। क्या ये बात समझ में आई? और हर एक जितना भी आप वैंडरवाल फोर्स पढ़ रहे हो ना, सब में 1/r⁶ रहता है, बिकॉज बहुत ही वीक फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम बच्चे, बहुत ही वीक, बहुत ही वीक है। हल्का सा आपने दूर किया हो ऐसा लगता है खत्म ही हो गया। इसीलिए सब में क्या है, 1/r⁶ के लिए हम बात करें, 1/r⁶ सारे ही केस में, एक्सेप्ट दिस केस जो है स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल का। और इसका रीजन भी क्या है, आप सॉलिड स्टेट में हो, दो चीजें काफी पास हैं, अगर वो काफी पास है तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। हाँ। ठीक है, इस वजह से ये काम हो रहा है। क्या जरा सा भी डाउट है इसमें? स्टेशनरी और ये पोलर मॉलिक्यूल वाले बात समझ में आ गया। स्टेशनरी इज फॉर आइस, है ना, जो सॉलिड स्टेट में बात हो रहा है, एंड रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल इज लिक्विड और गैस स्टेट में। क्लियर बच्चे, डाइपोल डाइपोल। यस सर। चलो जी, अब हमारे पास आता है फाइनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल is
called hydrogen bonding. Special case of dipole-dipole is called hydrogen bonding. ठीक है, तो स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसको समझे. पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने कैसे सोचा है, होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. दिस इज माय पर्सनल क्रिएशन, है ना. एक बार मैं ऐसे ही जब मैं साउथ एक्स आ रहा होता था, तो मैं मेट्रो यूज कर रहा होता था नॉर्मली, है ना. तो जब मैं मेट्रो में आता था, मैंने एक चीज नोटिस किया कि जो मेरे आसपास के लोग हैं ना, जैसे ही मैं फोन को निकालता था तो वो फोन को देखने लग जाते थे. मतलब Yes. ये लग जाता है कि लाइक वो झांकने लग जाते हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ पीपिंग, की वो देखना चाहते थे कि मैं किसको टेक्स्ट करूं. अगर व्हाट्सएप खोल लिया तो गारंटी 6 लोग उसमें देखने की कोशिश करते ही करते थे. Yes. रैंडम रैंडम लोग, मतलब उनको कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ, बट वो देखने की आदत पता नहीं क्या है लोगों की, है ना. Yes. तो वहीं से मेरी ये चीज एक ऑब्जर्वेशन निकला. तो ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से है कि जो फोन है, जो फोन से डायरेक्टली अटैच्ड ह्यूमन है, ठीक है, जो जो लोग फोन में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ना, लाइक फोन में, लाइक गॉसिप्स में, फोन मतलब बहुत चलाते थे जो लोग, है ना, Yes. जो फोन सैवी, फोन एडिक्ट लोग हैं, तो वो फोन वाले लोग ही दूसरों के फोन में झांका करते हैं. अभी मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे काम आता है. बट आई थिंक कि ये वाली बात आपको याद रह जाएगी कि फोन Yes. डायरेक्टली अटैच ह्यूमन दूसरों के फोन में झांका करते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज व्हेन, अगर आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, सिर्फ इन्हीं तीन के लिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड अगर हाइड्रोजन है, डायरेक्टली अटैच होना बहुत जरूरी है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन नहीं होगा तो बात ही नहीं बनेगी. ठीक है. तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन अगर किसी और फ्लोरीन, किसी और ऑक्सीजन या किसी और नाइट्रोजन की प्रेजेंस में आ जाए, तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मैं आपको अभी बहुत सारे केसेस पढ़ाने वाला हूँ इसका, बट एक जनरल आइडिया ये रहा इस टॉपिक का. ठीक है. ठीक है. व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड टू more electronegative atoms such as fluorine, oxygen, nitrogen interacts with other fluorine, oxygen, nitrogen, then we call it हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या ये वाली बात समझ में आई बच्चे? Yes, sir. है ना. अब मैं आपको एक एक करके इसका वो एक आइडिया दिखा दूं. पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें. स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आपने यहाँ तक ध्यान दिया होगा तो आपको ये चीज नोटिस हुआ होगा, ये जो जितना भी बॉन्डिंग है सारा कुछ चार्ज की वजह से. तो अगर मेरे पास एच एफ के साथ है, एंड लेट्स से मेरे पास एक और एच है ना, इसको ऐसे करते हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा. फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऐसे अभी आपने देखा ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. यहाँ Yes, sir. पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव ये बहुत ज्यादा डेवलप होगा. रीजन कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. फ्लोरीन खींचेगा इतना ज्यादा कि वहां पर चार्जेस बहुत ज्यादा डेवलप होंगे. तो जो बॉन्डिंग फोर्सेस, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, जो चार्जेस अगर ज्यादा है, चार्जेस अगर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बात खत्म. है कि नहीं? चार्जेस Yes, अगर, sir. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. ठीक है, जस्ट ऐसे करना चाहिए. हाँ जी. ठीक है. Yes. तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफी ज्यादा होगा. इसके बाद अगर आप देखो तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे जो आएगा आपके पास वो इससे कम होगा. रीजन देखो, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा चार्ज आएगा. और इस वाले केस में अगर आप इसे आओगे तो ये ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, मतलब फ्लोरीन से कम खींचेगा
और अगर नाइट्रोजन को ले ली जाए तो नाइट्रोजन से ज्यादा खींचेगा। आपको ये वाली बात समझ में आई कैसे किया हम लोगों ने? कंपैरेटिव स्टडी है, बहुत कंपैरेटिव स्टडी है। ओके। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचा, सबसे ज्यादा चार्ज, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो एच बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, फिर OH का एंड फिर NH का। आपके पास स्ट्रेंथ के बाद आता है एक्सटेंट की बात करते हैं। एक्सटेंट यानी हद, कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बात किया जाए तो फ्लोरीन बेचारा एक ही हाइड्रोजन लेके आया है, इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। अगर आप ऑक्सीजन के साथ देखो ना, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन है, ये एक बार में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इवन चार करता है, अभी आपको दिखाता हूं कैसे। बट ये H को देखो तो एक बार में दो जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे NH3 के लिए जाओ तो NH3 के लिए तो ये भाई तीन तीन कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, ये एक्सटेंड हो गया। स्ट्रेंथ अलग बात है कि मजबूती कितनी है, एक्सटेंट अलग बात है कि ज्यादा कौन करता है। क्या ये वाली बात समझ में आई? एक्सटेंट और ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है आपको? यस सर। अगर मैं तुम्हें ओवरऑल बताऊं, आज तक ये क्वेश्चन तो नहीं आया है बट मुझे लगता है ये पूछा जा सकता है कभी भी। अगर ओवरऑल देखें तो आप ये समझ सकते हो जो H2O है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बॉइलिंग पॉइंट। वाई बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को पूरी तरीके से अलग कर दो, गैसियस स्टेट में ले जाना का मतलब है कि आपने उसको पूरी तरीके से अलग कर दिया। अगर आपने उसको पूरी तरीके से अलग कर दिया है तो एटम सारे अलग अलग होंगे, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने का मतलब है कि आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जान रहे हो। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आई कि 100 डिग्री सेल्सियस? अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस से HF के बारे में कंपेयर करो 19 डिग्री सेल्सियस, और अमोनिया के लिए कंपेयर करो दिस इज -33 डिग्री सेल्सियस, आपको समझ में आएगा कि जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है वो वाटर ही है। और इसीलिए वाटर ना इतना खतरनाक, मतलब पानी से जीवन है ना? तो पानी के साथ इतनी छोटी सी चीज से आपका DNA का एग्जाम्पल है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो DNA में जो इंटरकनेक्टेड एडेनिन ग्वानिन और वो सब चिपक रहे हैं ना, वो जो पीछे जो बीच में लैडर्स दिखाते हैं, है ना? आपने DNA और जीन्स का वो जो दिखाते हैं मूवीज में, आपने देखा होगा, वो यस हाइड्रोजन सर। बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से, दैट स्ट्रॉन्ग इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। आप इतना समझ लो, इतना स्ट्रांग होता है कि पानी गैस ही होना चाहिए था बट वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई डाउट? तो अगर नहीं सर। ओवरऑल कोई पूछे तो ओवरऑल बेस्ट कौन करता है? वाटर करता है, उसके बाद HF है, उसके बाद अमोनिया, है ना? यस। ओके, चलो जी आगे देखते हैं। एक सेकेंड यार। हाँ जी, चलिए आगे। यस सर। थोड़ा सा और बस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ आपका ये वाला कार्यक्रम तो ये खत्म हो गया। इसमें हमें एक एक करके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ HF, इसका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल। ऐसे करके क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बस इतना ही है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस को अगर आप देखोगे तो क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ आइस आपका इस तरीके से होगा। ये H, ये O, ये H,
ये आपका H, ये O, ये H। आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना रहा हूं मैं? देखा? यस सर। आपको देखा? ये पता है ऐसे आपको जाला नेट टाइप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस ऐसे सर, मैश टाइप्स। पूरा मैश टाइप है। आप ऐसे ढोकला देखा आपने? यस सर। ढोकले में से छोटे छोटे छेद होते हैं। यस सर। आगे इमेजिन हो गया ना कैसे ढोकले जैसा स्ट्रक्चर, बीच में छेद है, तो यहाँ पर यस सर। स्ट्रक्चर है। एंड केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से पता है क्या होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है। वॉल्यूम काफी ज्यादा है। अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा है, अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या होगा वो चीज समझते हैं। केज लाइक स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो डेंसिटी इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इतनी छोटी सी बात की वजह से आपका जो आइस है, इट फ्लोट्स ऑन वाटर। है ना? ये बहुत पुराना बचपन का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका एग्जैक्ट लास्ट आंसर है कि केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से बहुत बड़े बड़े गैप क्रिएट हो जाते हैं, और उस गैप की वजह से वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, तो डेंसिटी क्या हो जाता है? काफी कम हो जाता है। क्या ये बात समझ में है? डेंसिटी कम हो गया तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जिंदा है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? यस सर। यस सर। चलो जी, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस आपको समझ में। एक और अच्छा क्वेश्चन, अगर आइस में कोई पूछे कि पर ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 4 या 2? अगर एक वाटर पर ऑक्सीजन बोला जाए तो 2 है, और टू। अगर पर वाटर मॉलिक्यूल बोला जाए तो 4 है ना? 4। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। पर मॉलिक्यूल वाटर का 4 हो गए, पर ऑक्सीजन 2 हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज डन। देन कम्स आपका स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। एज सच कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि गैस में एग्जिस्ट करता है ज्यादातर, थोड़ा बहुत उसमें है, पर नथिंग टू स्टडी अबाउट, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होती है, क्या ये सारा केस क्लियर है? आ जाओ जी, इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है? एंड इंटरमॉलिक्यूलर। इन दो चीजों में देखते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर में। बेटा आप ऐसे समझ लो कि मान लो मैं क्लास में कभी आया, और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एंड उन बच्चों ने क्या किया कि वो सारे बच्चे ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे। ठीक है? यस सर। इसको जेंडर न्यूट्रल रखने के लिए, लेट्स से लड़के लड़कों का हाथ पकड़ के बैठे, और लड़कियां लड़कों का, लड़कियां लड़के, मतलब जो जिसका हाथ पकड़ना चाहे पकड़ेगा, है कि नहीं? इट्स अ फ्री वर्ल्ड, यस। है कि नहीं? तो बस लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं, तो जैसे ही लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अगर आप ये देखो, ये आपके पास NO2 है, ये आपके पास OH है। ठीक है? और आपके पास एक और ऐसे है, और ये आपका NO2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है? और ये आपका OH है, ऐसे करके। ठीक है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो दो दिख रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ये इंटर मॉलिक्यूलर है। और इसकी वजह से क्या होगा, आप सोचो, अगर मैं इस क्लास में घुसता हूँ और मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ कि यू जस्ट गेट आउट ऑफ माई क्लास, ऐसे करके बोलने की कोशिश करूँ, और मैं उसे धक्का देने की भी कोशिश करूँ, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज बाकी सारे लोगों ने उसको पकड़ रखा है। हाँ या ना? यस सर। और अगर बाकी सारे लोगों ने उसको पकड़ रखा है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गया। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऐसे केसेस में, वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस कंपाउंड का नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। बहुत क्वेश्चन है इस पे एनसीईआरटी में। हम अभी हैलो अल्केन हैलो अरीन्स पे भी आएंगे, और उसके बाद अल्कोहल फिनॉल, उसमें भी ये चीज आएगा। तो इंट्रामोलिकुलर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एंड इंटरमोलिकुलर से उसका सॉरी इंट्रा कह रहा हूं मैं, इंटरमोलिकुलर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी इज टेंडेंसी टू कन्वर्ट टू गैस। गैस में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। कहने का मतलब है, अगर पेट्रोल और पानी है, तो पेट्रोल और पानी में कौन ज्यादा वोलेटाइल होता है? कौन जल्दी गैस में जाता है? सोचो। पानी। ओ पेट्रोल। नेल पेंट है। रिमूवर।
हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है। नेल पेंट रिमूवर और पानी में तो नेल पेंट रिमूवर जल्दी नेल उग पेंट जाता रिमूवर। है। तो बिल्कुल वैसी, तो उसमें पानी का वोलेटिलिटी क्या है, कम है। नेल पेंट रिमूवर का वोलेटिलिटी ज्यादा है, वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। इंटरमॉलिक्यूलर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा बिकॉज चीजें चिपक रही हैं, वोलेटिलिटी घटेगा। ठीक है। अगर यस इसमें सर। इंट्रा में अगर आप देखोगे, तो इंट्रा में हम ऐसे करके बनाते हैं। इंट्रा में दिस इज एन ओ पे माइनस, ये डबल बॉन्ड ओ, ये ओ, ये एच, ये रहा। आपको दिखा इंट्रा, इंट्रा में इज लाइक कि मैं क्लास में घुसा और सब गुस्सा एक दूसरे से सब ऐसे करके बैठे। अगर सब ऐसे करके बैठे, अगर कोई किसी को भी मुझे निकालना, तो मैं ऐसे बोल, ओ यू गेट आउट, आप पकड़ो खींच के बाहर निकाल दो। देयर इज नो बडी दैट विल हेल्प देम। कोई किसी की मदद ही नहीं कर रहा, सब अलग अलग है। आसान होगा ना मेरे लिए, है ना। यस। ये आपका इंट्रा, मैंने इसको याद कैसे रखा हुआ है, इंट्रा ए से अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर है तो इंट्रा, दो मॉलिक्यूल के बीच में है तो इंटर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो अट्रैक्शन इंट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड वोलेटिलिटी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसका और एग्जांपल अगर बताओ तो आपके पास एक और छोटा सा एग्जांपल ये हो सकता है। अगर आप देखो, आपके पास ओ एच, ओ एच ऐसे करके आप देख रहे हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। ठीक है। इंट्रामोलिकुलर, एक एक छोटा सा आइडिया दूं तो, इंट्रामोलिकुलर हमेशा बड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर ही होता है, जहां पर चीजें पास पास होती है ना। लॉजिक लगा के देखो, जो अगर पास नहीं होगा तो वो कनेक्ट कैसे करेगा। देखो यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, दोनों में कुछ अलग नहीं है, दोनों आइसोमर है, दोनों के अंदर ओ एच है, ओ एच है, इसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देर इज नो, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक है, पैरानाइट्रोफिनॉल, कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे चीजें पास थी तो इंट्रा हो गया, वहां दूर दूर थी तो इंटर हो गया। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, चलो जी। क्या आपको ये वाला केस समझ में आ गया पूरा बढ़िया से अच्छे से? एक यस लास्ट सर। को मेंशंस बता दूं, ऑनरेबल मेंशंस, फिर हम इसे खत्म कर देते हैं। इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस में क्या क्या आता है आपका? पहला आता है आपका कि जो CCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये आपको याद होगा सोल्यूशन चैप्टर में हमने बात किया था। ठीक है, Cl इसका जो डेविएशन था वो हमें लगा था पॉजिटिव होना चाहिए, पर इसका नेगेटिव डेविएशन आ रहा था। C डबल बॉन्ड O, आपका CH3 एंड CH3, यहाँ पर तीन क्लोरीन कार्बन के साथ मिलके इस हाइड्रोजन को इतना खींच लेते हैं, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अगर कोई बोले तो आपको बताना है कि ये भी क्या है, एच बॉन्डिंग का केस है, स्पेशल केस है, बहुत ही स्पेशल केस है। कहीं और पे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। C ट्रिपल बॉन्ड का जो कार्बन है वो हाइड्रोजन, परसेंटेज एस करेक्टर याद है आपको? अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये वाला जो कार्बन है ये इतना खींचता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। आपके पास यहाँ, ये आपके पास अगर क्लोरोफॉर्म के बाद आपने एसीटोन को यहाँ डाल दिया, तो ये कुछ इस तरीके से, तो ये भी काम कर जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके। यस सर। ओके। यहाँ पे और भी केसेस होते हैं, इवन HCN में भी क्या होता है, HCN में भी यू हैव दिस केस। ठीक है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड है ऐसे करके, यहाँ पर भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तीन केसेस है जो आपको याद रखने हैं। और की पॉइंट्स लास्ट खत्म। की पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट इज sugar is soluble in water due to H bonding, है ना। पानी में solubility उसका ड्यू टू H bonding है। सेकंड अगर आप बात करो तो DNA and RNA have H bonding, and third is KHF2 exists due to H bonding।
एक छोटा सा कंपाउंड है दैट इज KHF2, और ये इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से H। ये इकलौता ऐसा कंपाउंड है इस दुनिया में जहाँ पे हाइड्रोजन सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, ये sir. खत्म होता है पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग पूरा। अब समझ सकते हो केमिकल बॉन्डिंग इस पूरे केमिस्ट्री का बैकबोन क्यों है। लगभग लगभग सब कुछ ही पढ़ना पड़ जाता है केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। Yes. चलो जी, अब यू आर फुल रेडी इसके लिए। आपने ये करना है, नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करते हैं क्या पढ़ना है। रिडॉक्स, रिडॉक्स, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर इक्विलिब्रियम, है ना। Okay. चलो जी, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you.